मजनू का टीला। शरद पूर्णिमा की रात भीग चुकी थी। चांद जोबन पर था। चांदनी की उज्जवल मुस्कान की आभा में नई दिल्ली रुपहली हो स्वप्न नगरी की तरह मोहक हो उठी थी। सफेद सफेद इमारतें चांदनी की सफेदी में एक रूप हो गई थी। काली काली चमकीली सीमेंट की सड़कें ऐसे लगती थीं जैसे ज्योत्सना रानी ने अपनी रुपहली अलकों में काले काले रेशमी फीते बांध रखे हों। चारों ओर छाए हुए रहस्यमय सन्नाटे को तीर की नोक की तरह चीरती एक किश्तीनुमा सफेद कार की धीमी भरभराहट की आवाज मिंटो रोड पर बही जा रही थी। लगता था कि कार बिल्कुल नई है और उसका चालक भरसक इस प्रयत्न में है कि कार चलने में और भी कम आवाज हो। काली मिंटो रोड पर धीमी चाल से दौड़ती हुई सफेद किश्तीनुमा कार ऐसी लगती थी जैसे जमुना के श्यामल जल की मंद मंद धार में चांदी की एक नाव आप ही बही जा रही हो। मोड़ पर कार दाहिनी ओर मुड़ी और चालक ने आहिस्ते से ब्रेक लगाया। जरा सी घर्र की आवाज हुई। कार एक घने वृक्ष के साए में खड़ी हो गई। दो चमकती हुई आंखें जिनमें किसी अपने प्यारे को देखने की उत्सुकता मचल रही थी बाएं दरवाजे पर झांकने लगी। कोई नजर न आया। पलकें और भी ऊपर उठी। आंखें इधर उधर हिली डुली। फिर भी कोई नजर न आया। तब दरवाजे के बाहर एक सफेद हाथ निकला। कलाई पर रेडियम घड़ी भूत की आंख की तरह चमक उठी। उन आंखों ने देखा छोटी सुई 12 पर थी और बड़ी सुई 11 पर। अभी 5 मिनट हैं। सांस में ही मिली हुई एक आवाज आई। आंखें अब भी घड़ी पर ही टिकी हुई थी। छोटी सुई 12 पर थी और बड़ी 11 पर। छोटी सुई और बड़ी सुई गलत है। बड़ी सुई को 12 पर होना चाहिए और छोटी सुई को 11 पर, क्योंकि बड़ी सुई संकेत स्थान पर पहुंच गई है और छोटी सुई अभी 5 मिनट बाद पहुंचेगी। है मिसमिसाहट भरी। अपने से ही घुटी सी आवाज आती गई। फिर लगा जैसे उन आंखों के सामने घड़ी की छोटी सुई 11 पर आ गई और बड़ी सुई 12 पर। आंख के सामने हवा में एक धीमी कंपकपाहट हुई। उफ, अगर ऐसा होता तो मुझे 5 मिनट के बदले पूरे 1 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। कमबख्त घड़ी के आविष्कारक ने बड़ी सुई को घंटे की और छोटी सुई को मिनट की सुई क्यों नहीं बनाई? उसे क्या पता नहीं था कि बड़ी सुई संकेत स्थान पर सदा पहले पहुंचती है और छोटी सुई बाद में? शायद उसे पता ना हो, या शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की को प्यार न किया हो। फुसफुसाहट की आवाज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दांतों की 2 पंक्तियां चमक उठी जैसे किसी की बाछी खिल गई हो। अब छोटी सुई 12 पर थी और बड़ी सुई छोटी सुई पर। आंखें घड़ी से उठकर सामने बच गई। सामने थोड़ी ही दूर पर चांदनी भरी हवा में एक सफेद धब्बा हिलता डुलता नजर आया। दरवाजे की चेन धीरे से दबी। एक हल्का सा खटका हुआ और दरवाजा खुल गया। कार से उतरकर एक सफेद पोश युवक की आकृति पेड़ के साए में खड़ी हो गई। हाथों ने उठकर गले की टाई की गांठ ठीक की। पैंट की जेब से एक सफेद हल्का सा रुमाल निकाला और चेहरे पर घूम फिरकर वापस जेब में चला गया। फिर नजरें सामने हुई। पुतलियों की धीमी कंपकपाहट से ज्ञात होता था कि युवक के शरीर में एक हल्की सनसनाहट दौड़ रही है। अब सामने चांदनी में एक सफेद पोश युवती के शरीर की बाह्य रेखाएं उभरी, जैसे सफेद आर्ट पेपर पर किसी युवती के कलापूर्ण शरीर की बाह्य रेखाओं की छाप उठी हुई।
उसका दाहिना हाथ हवा में उठा हुआ था और उस हाथ की उंगलियों में एक काला रुमाल हिल रहा था। युवक ने मुंह से सीटी बजाई। लगा कि शाख पर बुलबुल चहक उठी हो। युवती के शरीर की बाह्य रेखाओं में कंपन हुआ। कानों ने आवाज की दिशा का संकेत किया। होठों पर मुस्कान थिरक उठी। सामने की चांदनी जैसे और उज्जवल हो उठी। वह उस पेड़ की ओर बढ़ा। युवक की मुस्कुराती आंखों के सामने युवती की तस्वीर सिनेमा की तस्वीर की तरह दूर से समीप आती गई और स्पष्ट होती गई। फिर साड़ी की हल्की सरसराहट और नरम कदमों की रबर के सैंडलों से निकलती हुई धीमी आवाज। युवक के हृदय की धड़कन कुछ तेज हो गई। उसके पैर आप ही आगे को उठ गए और दूसरे ही क्षण पेड़ की घनी छाया की पृष्ठभूमि पर श्वेत रेखाओं में नारी और पुरुष का घुला मिला अजंता शैली का एक चित्र खिंच गया। फिर सांसों ही सांसों में उच्छ्वासों की भाषा में ही कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे अस्पष्ट शब्द। युवक ने सहारा दे युवती को कार में बैठाया। फिर आप अंदर हो, दरवाजा बंद कर स्टार्ट की चाबी घुमाई। भर की एक आवाज हुई। कार एक हचकोला ले आगे सरकी। चांदनी रात, मुस्कुराती हुई फिजा, जिसमें जैसे मस्ती की बारिश हो रही हो, सुखमय निर्जनता और अकेली खुशनुमा कार धीमी हवा की रफ्तार से हमवार सड़क पर चलती। प्रेमियों के जोड़े को लग रहा था जैसे वे उड़न खटोले में बैठे चांद और तारों के देश की सैर कर रहे हैं। कार चली जा रही थी और भरभराट में लिपटी हुई ये बारीक ध्वनियां धीमे पवन की लहरियों में अंकित होती जा रही थी। तुम्हें बहुत देर तक इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आ गई। मुझे डर तो था कि कहीं तुम्हें नींद ना आ जाए। नींद? इस खिलखिलाती चांदनी में तो नींद का दिल भी मचल रहा होगा कि वह भी अपनी आंखें खोले इस मुस्कुराते चांद को एक टक रात भर देखा करे। पर बेचारी नींद। क्यों? सपने की रानी नींद पर इतनी करुणा क्यों बिखेरी जा रही है? नींद सपने की रानी है, यही तो उसके दुख का विषय है। जब तक बेचारी आंखें बंद न करे, उसके सपने महाराज आने की कृपा ही नहीं करते। तब तो प्रीति हम ही खुशकिस्मत हैं जो हमें एक दूसरे से मिलने के लिए अपनी आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। हाँ, बल्कि इसके विपरीत हमें एक दूसरे के पास आने के लिए उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक कि दूसरों की आंखें बंद नहीं हो जाती। एक हल्की हंसी की धुन। क्यों? इतनी रात गए तक तुम्हारे यहाँ भी कोई जाग रहा था क्या? मत पूछो प्रेम, आज तो मैं बेहद परेशान हो गई। न जाने कहाँ से मेरे पिताजी का एक मित्र शाम को ही आदम का चाय पी, फिर खाना खाया। मैंने सोचा अब चला जाएगा, पर वह मर्दूद तो पिताजी से गप्पे लड़ाने लगा तो लगा जैसे सुबह करके ही उठेगा। जब 11 बज गया तो मारे घबराहट के मेरा दम फूलने लगा जैसे पूर्णिमा के चांद पर एक ऐसा काला बादल आ छाया है जो सुबह तक हटने का नहीं। दिल की उमंगें, तुमसे मिलने की सारी खुशियां जैसे हवा हो रही। रह रहकर निराशा से उदास तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने फैलने लगा। हृदय मारे व्यथा के कसक उठा, आंखों में आंसू भर आए। आखिर तकिए में मुंह गड़ाए, कलेजे को हाथों से दबाए कुछ देर तक यूं ही पड़ी रही। फिर अपने को भुलाने की कोशिश की, मगर दिल था कि उसे किसी पहलू भी चैन ही नहीं मिलता था। क्या करती? सोचा क्यों न कोई उपन्यास ही पढ़ तबीयत बहलाऊं। उठकर टेबल लैंप का बटन दबाने ही वाली थी कि एक ख्याल दिल में आ चमका। चुटकी बजा मैं उठ खड़ी हुई, धीरे से कमरे की सिटकिनी नीचे सरकाई, फिर चाकू ले कमरे के बाहर दीवार पर लगे स्विच बोर्ड के सामने जा खड़ी हुई। एक बार इधर उधर आंखें उठा भांपा। माताजी के कमरे से खर्राटे की आवाज आ रही थी।
अनीता के कमरे से नींद में डूबी हुई गहरी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। सिर्फ बाहर के कमरे से पिताजी और उनके मित्र की बातें सुनाई पड़ रही थी। तार की ओर चाकू उठाते समय एक बार मेरा हाथ कांपा, पर इस चांदनी रात में तुमसे मिलने की उत्कंठा इतनी तीव्र थी, मैं दूसरे ही क्षण अपने कांपते हाथ पर काबू पा गई। तार का कटना था कि पिताजी के कमरे में एक शोर बरपा हो गया। कुर्सियों पे इधर उधर हटने की खड़खड़ाहट हुई कि मैं अपने कमरे में आ दरवाजों को ठंगाकर चारपाई पर ऐसे पड़ गई जैसे 8 ही बजे की सोई हूँ। नौकरों के नाम बारी बारी से ले थोड़ी देर तक पिताजी चीखते चिल्लाते रहे, पर उस समय वहां था ही कौन। सबके सब खा पी कर अपने क्वार्टर में चले गए थे। एक नौकरानी जरूर थी, पर मैंने शाम को ही उसे सांप लिया था। आखिर उनके मित्र के दिमाग में अब जाकर अक्ल आई। मैंने अपने कमरे से ही सुना, वह पिताजी से कह रहे थे, ज्यादा जहमत न उठाएं, काफी रात गुजर चुकी है, अब आप आराम करें। पिताजी ने जैसे झुंझला कर कहा, इन कमबख्त नौकरों से तो तबीयत परेशान है। लाख चीखे चिल्लाएं मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। थोड़ी देर बाद जब सब ओर सन्नाटा छा गया, तब जाकर मेरी जान में जान आई। तुम कितनी चतुर हो प्रीति, तुम्हारी इस अनोखी सूझ की कितनी भी तारीफ की जाए कम है। प्रेम सब कुछ सिखा देता है। दिल में चाह होनी चाहिए, फिर तो राह आप ही निकल आती है। हाँ, कभी कभी इन पाबंदियों से तबीयत झुंझला जरूर जाती है, लेकिन इस लुक छिप कर चोरी चोरी मिलने में जो मजा आता है, वह भला क्या। सो तो ठीक है, पर एक दिन यही पाबंदियां अगर बेड़ियां बन पैरों को जकड़ दे, तो शुरू जवानी के आंख मिचौली के इन खेलों का हश्र क्या होगा। हमारे प्रेम का खेल हमारी जिंदगी का खेल है प्रीति। हम अपने को किसी हालत में भी पाबंदियों के हवाले नहीं करेंगे, और ये पाबंदियां भी तो तभी तक हैं जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। और यदि वह समय आने के पहले ही। ओह प्रीति, आज तुम यूं बूढ़ियों सी बातें क्या कर रही हो। क्या आज कोई ऐसी बात हो गई जिससे तुम्हारे दिल में ऐसी शंकाएं उठ रही। नहीं नहीं प्रेम, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, पर आज जो मुझे कड़वा अनुभव हुआ है, उससे मेरा दिल घबरा उठा है। 11 बजे तक जब पिताजी का मित्र ना हटा, तो यह सोचकर कि आज मैं तुमसे ना मिल सकूंगी, मुझे जो पीड़ा हुई वह अपनी तरह का मेरा पहला अनुभव था। इसके पहले मुझे ऐसे अनुभव का अवसर ही कहाँ मिला था। इसीलिए बार बार यह बात मेरे दिमाग में उठ रही है कि काश कहीं ऐसा हो गया कि मैं तुमसे मिलने से मजबूर कर दी गई, तो मेरी क्या हालत होगी। बस इतनी सी बात से तुम घबरा गई। नहीं प्रीति, तुम्हारे प्रेम के जीवित रहते ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। तुम्हारा प्रेम अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी तुम्हें अपना बनाएगा। तुम अपने प्रेम पर विश्वास रखो। किसकी हिम्मत है जो तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग कर सके। हाँ प्रेम, तुम्हारे बिना मुझसे ना रहा जाएगा। मेरे रोम रोम में तुम बस गए हो। हाँ प्रीति। कार की चाल 1 मिनट के लिए और भी धीमी हो गई। फिर मिली हुई प्रेम की संतोष भरी लंबी सांसों की सिहरती हुई आवाज। कार फिर अपनी रफ्तार से चल पड़ी। फिर वही भरभराहट और उसमें लिपटी हुई बारीक ध्वनियां। तो आज कहाँ चलने का इरादा है। मैंने चिट्ठ में लिख तो दिया था। ओह, मैं तो भूल ही रही थी। प्रेम, तुम्हारे पास जब मैं होती हूँ तो न जाने मेरे दिल दिमाग की क्या हालत हो जाती है। हाँ, वह मजनू का टीला है कहाँ। थोड़ी दूर और है, बड़ा ही सुरम्य स्थान है, देखकर तुम खुश हो जाओगे। हाँ, उस चिट्ठ को तुमने फाड़ दिया था ना। फाड़ती क्यों। उसे कलेजे से लखा मैंने अपने चित्राधार में रख छोड़ा है। सड़क से मुड़ थोड़ी दूर कच्ची सड़क पर चल कार रुक गई।
दोनों उधर हाथ में हाथ झुलाते चल पड़े। हुई, प्रीति का बायां पैर गड्ढे में पड़ जाने से घुटने में लचक आ गई। वह झुककर पैर थाम चीख कर बैठने को हुई कि प्रेम उसे हाथों से संभालते परेशान सा हो बोल पड़ा, क्या हुआ? कहाँ? और परेशानी जाहिर करता हुआ बोला, यहाँ। घुटने पर हाथ रख के उसने कहा, यहाँ? घुटने पर हाथ रख प्रीति की ओर आंखें उठाए वो बोला, हाँ। रास्ता जरा खराब है, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। धीरे धीरे उसके घुटने को सहलाता हुआ बोला, बस करो, अब ठीक हो गया। उसका हाथ अपने हाथ में ले वह बोली। प्रेम के कंधे पर हाथ रखे वह कुछ बाएं पैर से भचकती हुई चली, फिर धीरे धीरे ठीक से पैर रखने लगी। वह जो मीनार दिखाई देती है ना, वही है मजनू का टीला। सामने हाथ से इशारा करते प्रेम बोला। सामने चांदनी के प्रकाश में जैसे अंधकार का एक ऊंचा स्तंभ धरती पर खड़ा था। उसी की ओर आंखें उठाए प्रीति बोली, बहुत पुरानी मालूम पड़ती है। हाँ, बहुत पुरानी है। लोगों का कहना है कि मजनू अपनी लैला की खोज में जब पहाड़ों, वीरानों और जंगलों की खाक छान रहा था तो यहाँ भी उसके पदचिन्ह पड़े थे। किसी दीवाने ने उन्हीं पदचिन्हों की स्मृति स्वरूप यह मीनार खड़ी की थी। ओह, तब तो प्रेमियों के लिए यह एक तीर्थ स्थान है। होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक लिए प्रीति बोली, आओ जरा नजदीक से देखें। मीनार की ओर मुड़ती आंखों में असीम श्रद्धा लिए प्रीति बोली, देखो कांटों में तुम्हारी साड़ी न उलझ जाए। सामने की जंगली बेर की झाड़ी की ओर से प्रीति का बाजू पकड़ अपनी ओर खींचते प्रेम बोला, पहले चलो जमुना का आनंद लूट लें, फिर लौटते इधर से होकर चलेंगे। यहाँ जमुना कहाँ? आंखों को ऊपर उठा पुतलियां नचाती प्रीति बोली, आओ भी तो। हाँ, जरा अपनी साड़ी को कब्जे में कर लो, वरना इन झाड़ियों के कांटों के प्रेम प्रदर्शन से तुम तो परेशान होगी, और तुम तो होगी ही। मेरी भी अंगुलियां उनसे तुम्हारे दामन को बार बार छुड़ाने में खून खून हो जाएंगी। परिहास भी एक मधुर हंसी हंसता प्रेम प्रीति के आंचल को उसकी कमर में लपेटता बोला। आगे आगे प्रेम झाड़ियों की टहनियों को हाथों से हटाता और उसके पीछे पीछे प्रीति कांटों से बदन चुराती बढ़ती गई। अब वे जमुना के ऊंचे कगार पर थे। सामने रेत के सपाट मैदान में चमकीली चांदनी की चादर बिछी हुई थी। उसके आगे जमुना की सुनील जल की झलमलाती हुई धार ऐसी लग रही थी जैसे चांदी के मैदान से पिघले हुए नीलम की धार बही जा रही है। कगार पर सटकर खड़े प्रेम और प्रीति खिलखिलाती हुई उत्फुल्ल आंखों से जैसे सामने बिखरे हुए असीम उजले सौंदर्य को पी जाना चाहती हैं। एक टक सामने देखते ही प्रीति खोई सी बोली, प्रेम, अगर दूर से हमें इसके तरह कोई देखे तो क्या समझेगा? समझेगा कि आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर चांदनी के गले में बाहें डाल जमुना की शोभा निहार रहा है। कहकर आंखों में जैसे एक नशा सा भर उसने प्रीति की ओर देखा। प्रीति ने अपनी सीप सी लंबी लंबी बोझिल पलकें प्रेम की ओर उठाई। प्रेम ने देखा उन पलकों की आड़ में जैसे शराब का समंदर लहरा रहा था। उसने आवेश में प्रीति का हाथ अपने हाथ में ले जोर से दबा दिया। हृदय का उमड़ता आनंद सांस की राह निकल प्रीति के कपोल को सहराता निकल गया। ठगे ठगे से ही वे संभल कर एक दूसरे का सहारा बने नीचे उतरे। खिली हुई चांदनी, हंसती हुई रुमानी फिजा, गुलाबी शीतल हवा में बसी हुई रह रह कर सिहरती हुई हवा, और चारों वो दृष्टि की सीमा तक छाई हुई खुशगवार रहस्यमय खामोश, नीचे मिट्टी मिली हुई कोमल रेत, ऊपर अमृत की बारिश करता चांद, पीछे लैला मजनू की प्रेम कहानी का मूर्त रूप मजनू का टीला, सामने गोपियों के रसभर गीतों को गुनगुनाती बहती जा रही जमुना।
इन सब के बीच प्रेम और प्रीति। लग रहा था उन्हें जैसे वो ख्वाबों की दुनिया से हवा में पग रखते गुजर रहे हों और सौंदर्य और यौवन के सुगंधित नशे में झूमते हुए। तन्मयता में ही प्रेम का हाथ मचल कर प्रीति की ओर बढ़ा कि उसकी कमर में एक आकर्षक झुकाव हुआ और दूसरे ही क्षण वह खिलखिलाते हुए स्प्रिंग की तरह उछलकर क्रीड़ा तुलसी भाग खड़ी हुई। शांत वातावरण में उसकी मधुर खिलखिलाहट से जैसे सैकड़ों चांदी की नन्ही नन्ही घंटियां टुनटुना उठी। प्रेम के कान जैसे अमृत से भर उठे। हृदय के तारों में जैसे मधुर मधुर गीतों की रागिनी बज उठी। आंखों में जैसे प्रेमासुर छलक उठा। वह मुस्कुराता लपका। आगे आगे हर दूसरे तीसरे कदम पर मुड़ मुड़ कर खिलखिलाती, कौतुक भरी बड़ी बड़ी आंखों से देखी भागती हुई प्रीति और पीछे पीछे आंखों में लबालब प्यार भरे प्रेम, जैसे उसका मन चाहता हो कि यूं ही छिटकी रहे चांदनी की मोहिनी मुस्कान, यूं ही भीगती रहे प्रीति, यूं ही गूंजती रहे उसकी खिलखिलाहट और यूं ही पीछे पीछे दौड़ता रहे वह क्षितिज के छोर तक। क्षितिज के छोर तक तो नहीं, हाँ जमुना के छोर तक इस शोक सुंदरता और अल्हड़ यौवन की क्रीड़ा में भाग दौड़ चलती रही। कछार के अथभीगे रेत पर थकी हुई प्रीति स्वतंत्रता से दोनों पैर आगे को फैला, दोनों हाथ को पीछे की ओर रेत पर टेक, सिर पीछे की ओर जरा लटका, जोर से हाँफती हुई बैठ गई। आंचल बाएं कंधे से बाजू तक फैल लहरा रहा था और लंबी बेड़ी दाईं बांह पर नागिन सी कई बल खा लिपटी हुई सी थी। पास आ प्रेम उस सुंदरता के अस्त व्यस्त पर मुक्त विलास को अतृप्त सी आंखों से मंत्रमुग्ध सा देखता रह गया। बैठो भी, तुमने तो आज दौड़ाकर मुझे परेशान कर दिया। प्रीति ने आंखों को उसकी ओर मोड़ तनिक शिकायत के लहजे में कहा। उसके दाहिने बैठ उसकी बेड़ी को उंगली से छेड़ता पलकें झुकाए प्रेम बोला। शांत सुंदरता को देखते देखते जब आंखें ऊब उठी तो उसे जरा छेड़ परेशान सुंदरता का रूप देखने के लिए मन ललक उठा। आंखें मटका बनती हुई प्रीति बोली, तो अब कौन सा रूप देखने का इरादा है? नारी का सबसे मनमोहक रूप, प्रेम झट से बोल उठा, जैसे इस प्रश्न के उत्तर को पहले उसने सोच रखा था। और आंखों में एक मुस्कुराता हुआ प्रश्न लिए वह प्रीति की आंखों में देखने लगा। वह कौन सा है? आंखों में मचलती उत्सुकता को मुस्कुराहट में छिपाती वह बोली, नारी का रूठना। प्रीति के कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाया प्रेम। अच्छा तो लो, मैं रूठी, कहकर आंचल का घूंघट आंख तक खींच बाएं हाथ से प्रेम की छाती को एक हल्का धक्का दे घूम कर सिर जरा झुका, आंखों में हाथ से मिश्रित लज्जा लिए मुंह फेर लिया उसने। उछल कर प्रेम उसके मुंह की ओर जा बैठा और गर्दन नीचे कर आंखें उठा उसे देखते बोला, सुंदर नार रूठे तो कौन न मनाए, मान जाओ मोरी रानी। आंखों में जैसे कलेजा निकाल कर प्रेम बोला। हटो भी, कोई देख ले तो। हाथ से उसका मुंह हटाते शर्माई सी बनी प्रीति बोली, यूं कोई देखेगा तो सोचेगा कि मानसरोवर के तट पर एक हंसों का जोड़ा एक दूसरे की गर्दन में चोंच लिपटाए बैठा है। अच्छा जी। और कुछ कहना ही चाहती थी कि हंसी रोके न रुकी और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रेम को लगा जैसे जमुना के तट पर एक श्वेत कमल खिल उठा। सिर उठा उल्लसित आंखों से उसने एक बार आकाश के चांद को देखा, फिर प्रीति को देख जमुना पर आंखें टिका मुग्ध सा बोला, प्रीति, यह आईना सी बहती हुई जमुना की धार, ऊपर जा बजा छिटके हुए तारों के बीच मुस्कुराता हुआ चांद, नीचे नन्ही नन्ही लहरियों पर झूला झूलता चांद और तारों का मोहक देश,
और इन दो चांद और तारों की सुंदर दुनिया के बीच बैठे हम और तुम। लगता है जैसे आज सृष्टि का सारा सौंदर्य, सारी सुषमा सिमट कर हमारे हृदयों में आ बसी है। प्रीति, आज के ये मधुर क्षण क्या जीवन में कभी भुलाए जा सकेंगे? कहते कहते प्रेम का कंठ जैसे हृदय की आनंद अनुभूति की असीमता के आवेश में रुंध सा गया। आत्मविभोर सी प्रीति ने उसकी छाती पर सिर टेक दिया। दोनों की आंखें आप ही धीरे धीरे मुड़ गईं, जैसे दोनों अपनी आत्मा के लहराते हुए आनंद सागर में डुबकी लगा गए। उसी समय मजनू के टीले के पास बेर की झाड़ियों में पत्तों की खड़खड़ाहट हुई। फिर दो छायाएं लंबे लंबे कदम रखती कगार पर आ खड़ी हो इधर उधर चौकन्नी नजरों से देखने लगी। दूर जमुना तट की ओर हाथ उठा एक ने फुसफुसाहट के स्वर में दूसरे से कहा, वह देखो, वही होंगे। तुम जाओ, मैं उस मीनार में छिप जाता हूँ, होशियारी से काम लेना। कहने वाली छाया मीनार की ओर बढ़ गई और दूसरी जमुना की ओर। प्रेम और प्रीति के पीछे कुछ दूर पर खड़ी हो छाया ने उन्हें गौर से देखा। फिर होठों में ही बुदबुदाया, वही तो है। और हल्के कदम रखती वह ठीक उनके पीछे आ खड़ी हुई। फिर उन्हें फिर एक बार ध्यान से देख धीरे से बोली, कौन? प्रेम और प्रीति। प्रेम और प्रीति की तन्मयता टूटी। अचकचाकर आंखें पीछे की ओर मुड़ी तो देखा एक लंबा व्यक्ति होठों पर सुस्मित हास लिए उन्हीं की ओर निहार रहा था। उसके सिर के लंबे लंबे सफेद बाल गर्दन तक लटके हुए थे। सफेद दाढ़ी छाती पर लहरा रही थी। सफेद कुर्ता घुटनों के नीचे तक और उसके नीचे सफेद ही तहमत पांव तक को ढके हुए था। प्रेम और प्रीति की आंखों में भय कांप उठा। प्रीति चीखती हुई सी बोल पड़ी, भूत! और उसे ऐसा लगा जैसे वो बेहोश सी हो रही है, नन्ही सी जान। प्रेम की कांपती आंखों के सामने बचपन की सुनी हुई भूतों की कितनी ही डरावनी कहानियों की घटनाएं क्षण भर में घूम गई। उसका रोम रोम कांप उठा। बेटा, यूं घबराओ नहीं, छाया ने निहायत ही नरम स्वर में कहा। मैं भूत नहीं हूं और तुम तो सच्चे प्रेमी हो। तुम्हें भूत और भविष्य का डर क्यों? प्रेमी का वर्तमान तो इतना सरस, इतना सुखद होता है कि उसे न तो कभी भूत का ख्याल आता है और न उसे भविष्य की चिंता ही सताती है। प्रेम की सहमी हुई नजर छाया के सौम्य चेहरे पर धीरे धीरे उठी। गले के नीचे कई बार कुछ उतार कर उसने किसी तरह टूटे स्वर में कहा, तो तुम कौन हो? हमारा नाम तुम्हें कैसे मालूम? सहमी हुई प्रीति को प्रेम के पीछे खिसकती देख छाया मुस्कुराई। फिर बोली, मैं मोहब्बत का फरिश्ता हूँ। दुनिया का कोई प्रेमी मुझसे अनजान नहीं। मैं दुनिया में घूम घूम कर सच्चे प्रेमियों को आशीष देता हूँ। मैं तरसों रोमियो और जूलियट की कब्र पर गया था। परसों यूसुफ और जुलेखा के मदफन पर था। कल शीरी और फरहाद के मज़ार की ज़ियारत की थी और आज मजनू के टीले की सैर को निकला हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ तुम जैसे सुंदर प्रेमियों का जोड़ा मुझे देखने को मिला। प्रेम और प्रीति, वाह क्या नाम है तुम्हारे! जैसे भगवान ने दुनिया में तुम्हें इसीलिए भेजा है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के गले में बाहें डाले मोहब्बत की मीठी जिंदगी गुजारो। डरे हुए प्रेम और प्रीति को लगा जैसे किसी ने जादू के बल से उन्हें अभय प्रदान कर दिया हो। उन्होंने एक दूसरे को मोहब्बत भरी नजरों से देखा और उठ खड़े हुए और आंखों में अपार श्रद्धा और भक्ति भर उन्होंने मोहब्बत से फरिश्ते की ओर देखा।
जैसे कोई पुजारी अपने इष्ट देवता की मूर्ति की ओर देखता है। क्यों बेटे, टीले की सैर कर चुके? एक रहस्य भरी दृष्टि उन पर फेंकते हुए उसने कहा। अभी तो नहीं, आज्ञाकारिता के भार से सिर झुकाए आदर सूचक स्वर में प्रेम ने कहा। तो आओ, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, टीले की ओर मुड़ते हुए उसने कहा। प्रेम और प्रीति ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे वो पूछना चाहते हो, क्यों चला जाए? सच्चे प्रेमी यूं नहीं डरते बेटे, उनके यूं खड़े देखकर उसने मुड़कर कहा। सच्चा प्रेमी यूं फूंक फूंक कर पग नहीं उठाता, जरूरत पड़ने पर वह दार को भी अपनी प्रेयसी की बाहें समझ गले में लिपटा लेता है। आओ आओ मेरे साथ। चलते चलते उसने पूछा, तो तुम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हो ना? जी, हम एक दूसरे पर जान देते हैं, प्रेम ने कहा। तुम लोगों के माँ बाप को मालूम है कि तुम एक दूसरे को इतना प्रेम करते हो? जी नहीं, हम दो के सिवाय यह बात किसी को मालूम नहीं। मान लो तुम्हारे माँ बाप को यह बात मालूम हो गई तो? तब तो गजब हो जाएगा, हम एक दूसरे से मिल भी ना सकेंगे। फिर न पूछिए हम पर क्या गुजरेगी। सुनो भी तो, उस वक्त हम एक बार साफ साफ उनसे कह देंगे कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी कर दो, वरना। हाँ हाँ कहो, वरना हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, हमारी आशाएं कुंठित हो जाएंगी, हम लुट जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या कर लेंगे? जी, प्रेम ने गले की टाई ढीली कर कहा। लग रहा था जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। और तुम प्रीति? मैं भी आत्महत्या कर लूंगी, गले से कुछ उतार कर प्रीति बोली, जैसे उसका दम घुट रहा हो। आत्महत्या कहकर एक बार मोहब्बत का फरिश्ता जोर से हंसा। उसकी हंसी की गूंज से जैसे शांत वातावरण चिमुक सा गया। उसकी ओर मलकती आंखों में कुछ छिपाए से देखते प्रेम बोला, क्यों आप इस तरह हंसे क्यों? हंसा तुम लोगों की आत्महत्या की बात पर बेटा, कितने भोले प्रेमी हो तुम लोग। तुम लोगों की शादी नहीं हुई तो आत्महत्या कर लोगे, जैसे शादी ही तुम्हारे प्रेम की मंजिल है। क्यों? जी, प्रेम में तड़पते हुए दो दिलों का हमेशा के लिए एक हो जाना ही तो प्रेम की मंजिल है, प्रेम ने बहुत सोच कर कहा। नहीं, वह प्रेम की मंजिल नहीं है, वह तो एक दूसरे पर अपना एकाधिपत्य प्राप्त करने की चाह की मंजिल है। वहां दो ही रहते हैं, एक कहाँ हो पाते हैं। जहाँ दो है, जहाँ दुई है, वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम अपनी मंजिल स्वयं है, वह स्वयं ही हुई या अनेकता का अंत है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं, सब वह स्वयं ही है, स्वयं ही वह सब। मजनू का प्रेम प्रेम था, उस प्रेम ने सारी सृष्टि को मैं मजनू के एक कर दिया था। वह एक लैला का रूप था, चांद सूरज, फूल कांटे, ईंट पत्थर, यहाँ तक कि सृष्टि का जर्रा जर्रा उसके लिए लैलामय हो गया था। ओह, मुंह में जैसे कड़वाहट भर प्रेम बोला, आप तो फरिश्तों की भाषा में बातें करने लगे, मेरी समझ में खाक नहीं आ रहा है। मैं तो जानू मजनू लैला से प्रेम करता था, जब उसका प्रेम सफल ना हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। उसी तरह मैं और प्रीति एक दूसरे को प्रेम करते हैं, जब हमारा प्रेम सफल ना होगा तो हम भी आत्महत्या कर लेंगे। क्यों प्रीति? प्रीति ने यूं ही सिर हिला दिया। नहीं बेटा, मजनू ने आत्महत्या नहीं की। मजनू स्वयं की कोई हस्ती तो रह नहीं गई थी जिसका अंत वह आत्महत्या से करता। उसके लिए सारी सृष्टि लैला थी, लैला सारी सृष्टि थी।
उसके लिए उसकी लैला क्या मिट गई, उसकी सारी सृष्टि मिट गई, वह स्वयं मिट गया। प्रेम के रहस्य से अनभिज्ञ दुनिया ने समझा मजनू ने आत्महत्या कर ली। प्रेम हकपका सा गया, उसके कंठ से कोई बोल न फूटा। क्यों बेटा, चुप क्यों हो गए? जी, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। होगा कुछ, प्रेम ने ऐसे कहा जैसे उसे उस बात से कोई दिलचस्पी न हो। खैर, प्रीति की ओर एक रहस्य भरी दृष्टि डाल प्रेम से उसने कहा, एक बात में तो तुम मजनू से अधिक सौभाग्यशाली हो। वह क्या? प्रेम उत्सुक हो बोला। वह यह है कि मजनू की लैला रात सी काली थी, तुम्हारी प्रीति चांद की तरह गोरी है। जी, कुछ शर्माया सा कर प्रेम ने प्रीति की ओर आंखें उठाई तो उनमें एक हर्ष मिश्रित गर्व की चमक थी। अगर कहीं लैला सी काली लड़की से तुम्हें प्रेम हो गया होता तो? मैं क्यों वैसी लड़की से प्रेम करता? कहकर उसने एक प्रश्न सूचक दृष्टि से प्रीति को देखा। जैसे तुमने प्रीति से किया। आप मोहब्बत के फरिश्ता होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। कहीं प्रेम भी किया जाता है? अरे वह तो स्वयं ही हो जाता है। मेरा और प्रीति का संयोग था, सो हो गया। कहकर प्रेम ने मोहब्बत के फरिश्ते की ओर ऐसे देखा जैसे गुरु की कोई गलती पकड़ने के बाद विद्यार्थी उसकी ओर देखता है। जब संयोग ही की बात है तो मान लो कि तुम्हारा और लता का या माधुरी का संयोग संभव हो जाए, तब एक दिल से एक ही को प्यार किया जा सकता है। सो तो तुम ठीक ही कह रहे हो। अच्छा, मान लो तुम्हारे जैसा किसी और का दिल तुम्हारी प्रीति को प्यार करने लगे, तब? मेरे रहते किसका साहस है जो प्रीति की ओर आंख भी उठा सके? आवेश में बोला प्रेम। शाबाश, आंखों में कुछ छिपाते हुए उसने कहा। अच्छा आओ, मजनू के पद चिन्ह के तो दर्शन कर लो। सब मीनार की ओर बढ़े। तुम लोगों ने आगरे का ताज देखा है? जी हाँ, वह मुमताज और शाहजहां के शाही प्रेम का दुनिया के प्रेमियों के लिए एक नायाब तोहफा है। जैसे शाही उनका प्रेम था, वैसा ही शाही उसका सुंदर अमर स्मृति चिन्ह। जैसे चांद के टुकड़ों से उसकी रचना हुई है, जैसे संसार का सारा सौंदर्य कला के सांचे में ढल यमुना के तट पर आ बैठा हो। और यह मजनू के टीले की मीनार, ओह, यह तो वही हुआ कि कहाँ राजा भोज और कहाँ भुजवा तेली। उस शाही ताज का इस भूरे के ढेर से मुकाबला ही क्या? मालूम होता है आपने अभी तक ताज को देखा नहीं है। पास से तो नहीं, हाँ दूर से देखा जरूर है। मुझे तो लगा कि वह एक कागज का खुशनुमा फूल है। और यह मजनू के टीले की मीनार इन बेर की जंगली झाड़ियों के बीच खिला हुआ एक जंगली गुलाब का फूल है। इस फूल में जो मोहब्बत की खुशबू है, उसमें कहाँ? प्रेम कुछ बोले कि लैला लैला की कराह भरी पुकारें जैसे कहीं दूर से आई। हचकचाकर आवाज की ओर कान करते प्रेम बोला, यह आवाज कहाँ से आ रही है? यह दीवाने मजनू की लैला लैला की पुकार है बेटा। यहाँ के जर्रे जर्रे में उसकी पुकार बसी हुई है। कयामत की आखिरी घड़ी तक उसकी पुकार की आवाज गूंजती रहेगी। क्या ताज के पास भी तुमने शाहजहां के प्रेम की कोई पुकार सुनी है बेटा? प्रेम से ऐसा कुछ उत्तर न दे सका। क्रमशः पास आती हुई फिर वही कराह भरी लैला लैला की पुकार है। यह पुकार तो बढ़ती जा रही है, यह गूंज नहीं मालूम होती। यह तो जैसे सचमुच कोई लैला लैला पुकारता हमारी ओर बढ़ा रहा है। यह मजनू का भूत तो नहीं? कहते कहते प्रेम के रोंगटे खड़े हो गए।
कांपते हुए हाथ से ही उसने प्रीति की बाँह पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया। प्रीति के दिल की धड़कन बढ़ गई। हो सकता है बेटा, कदाचित मजनू की रूह आज फिर अपनी लैला के फिराक में निकली हो, पर तुम इस तरह घबरा क्यों रहे हो? सच्चे प्रेमी यूं नहीं घबराते बेटा। वह देखो, कोई पागल लैला लैला पुकारता हमारी ही ओर आ रहा है। प्रीति प्रीति, चलो, हमें कोई खतरा मालूम होता है, कांपती हुई आवाज में कहता प्रेम मुड़ा। पास ही मीनार के बगल से डरावनी छाया हाथ में झलझल करती कटार लिए खून सी लाल लाल आंखों से गुजरती लैला लैला चीखती बढ़ी। मोहब्बत के फरिश्ते ने जोर से एक अट्टहास किया। थर थर कांपते पैरों से प्रेम और प्रीति भागे भागे कि उस डरावनी छाया ने जोर की एक थर्राती हुई चीख की और लपक कर प्रेम की छाती की ओर कटार बढ़ा। प्रीति का हाथ पकड़ खुशी में चीख उठी, मेरी लैला, मेरी लैला। प्रेम के मुंह से एक चीख निकल गई। वह हड़बड़ाकर प्रीति का बाजू छोड़ भाग खड़ा हुआ। हाथ छुड़ाने की कोशिश में छटपटाती प्रीति प्रेम प्रेम पुकारती बेहोश हो उस छाया की बाहों में आ गई। मोहब्बत के फरिश्ता ने थोड़ी दूर तक प्रेम का पीछा करने का नाट्य कर जोर से हंसता हुआ पुनः मीनार के पास लौट आया। सड़क से जब कार की भड़बड़ाहट की आवाज आई तो छाया मोहब्बत के फरिश्ते से बोली, लो संभालो प्रीति को, देख लिया ना इनके प्रेम का नाटक। हाँ, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून निकला, कहकर वह प्रीति को संभालने पड़ गया। न जाने कहाँ से बादल का एक सफेद टुकड़ा उड़ता उड़ता आ चांद पर छा गया। उस धुंधली चांदनी में प्रीति को उठाए वे दोनों सड़क की ओर जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह चाय के समय प्रीति के पिता, उनके रात वाले वह मित्र अनीता और उसकी माँ चाय पर प्रीति के इंतजार में बैठे हुए थे। देखते देखते जब 15 मिनट बीत गए तो पिता ने कहा, अनीता जरा देख तो बेटी, प्रीति कहाँ रह गई, चाय ठंडी हो रही है। अनीता उठ प्रीति के कमरे में गई तो देखा प्रीति अस्त व्यस्त सी तकिए में मुंह गड़ाए से सो रही थी। उसके सिर के बाल बेढंगे तौर पर इधर उधर बिखरे हुए थे। सिल्क की सफेद साड़ी में कितनी ही शिकनें पड़ी हुई थी। जीजी जीजी, घबराई हुई अनीता प्रीति के पलंग की ओर चिल्लाई हुई लपकी। प्रीति अचकचाकर सिर उठा आंखों को पोंछकर उठकर बैठ गई। अनीता उसके गले में बाहें डालकर उतावली सी बोली, क्यों जीजी, तुम रो क्यों रही थी? नहीं तो, भीगे गले से वह प्रीति अपने बालों को अंगुलियों से ठीक करने लगी, खोई खोई हंसी। वाह, अभी तो तुम सिसक रही थी, मैं कहूँ। कुछ नहीं अनीता, मैं ठीक हूँ, कर उसने आंचल सिर पर ठीक से रखा और उठकर खड़ी हो गई। तो चलो चाय पर, पिताजी कब से इंतजार कर रहे हैं। उसके गले में बाहें डाल फिर झूलती सी अनीता बोली, तुम चलो, मैं आ रही हूँ, जरा कपड़े बदल लूं। अनीता चली गई। प्रीति तौलिया उठा नल की ओर बढ़ गई। प्रीति जब कपड़े बदल सज सवर अपने कमरे से निकली तो उसने बहुत कोशिश की कि रोज की तरह उसके होठों पर स्वाभाविक मुस्कान आ जाए, पर जैसे वो स्वयं को कुछ बदली बदली सी लग रही थी। मन में तो आया कि आज वो चाय पर ना जाए, पर ऐसा करने से पता नहीं वह लोग क्या सोचने लगे। फिर अनीता ने उसे रोते भी तो देख लिया है, कहीं वही ना कुछ कह बैठे। निदान किसी तरह अपने को वश में कर वो चाय पर जा बैठी। उसके बैठते ही पिता बोल पड़े, क्यों बेटी, तबीयत तो ठीक है ना, बड़ी देर कर दी। जी, जरा कपड़े बदल रही थी, आंखें नीचे किए ही कह दिया प्रीति ने, और अपने को व्यस्त करने के लिए उसने चाय की प्याली उठा ली। क्यों, कुछ खाओगी नहीं? पिता ने फिर पूछा।
नहीं, आज कुछ खाने को जी नहीं चाहता है, कहकर उसने प्याली होठों से लगा ली। अच्छा अच्छा, चाय ही पी लो, कहकर पिता ने अपने मित्र की ओर कनखियों से देखा। उनके मित्र ने होठों में ही मुस्कुरा दिया। चाय की कुछ चुस्कियां ले पिता फिर बोले, प्रीति की माँ, रात मैंने एक अजीब सपना देखा। क्या देखा? कुछ उत्सुक सी प्रीति की माँ मुंह से प्याला हटाते बोली। देखा कि प्रीति की ओर एकदम ही नजर फेंक और बोले, रात के 12 बजे एक चोर मेरे घर में घुस आया है। सबको सोया देख वह प्रीति के कमरे में घुसा और उसे गोद में उठा कमरे से बाहर हुआ तो मैंने उठकर उसकी कलाई पकड़ ली। सच पिताजी, आपने उसकी कलाई पकड़ ली? बोली अनीता मुस्कुराती आंखों को नचाती बोल पड़ी। हाँ बेटी, फिर तो वह प्रीति को छोड़ भाग खड़ा हुआ। मैं चोर चोर चिल्ला पड़ा कि मेरी नींद खुल गई। प्रीति का मन न जाने कैसा होने लगा। वह उठने को ही तो पिता फिर बोल पड़े, क्यों बेटी, चाय पी चुकी? जी, जरा आज मुझे कॉलेज का अधिक काम करना है, कहा वह सिर झुकाए ही उठ खड़ी हुई। अरे थोड़ी देर तो और बैठो बेटी। प्रीति बैठ तो गई पर उसके दिल में जैसे हौल सा हो रहा था। क्यों प्रीति की माँ, तुम चुप कैसे हो गई? पिता ने उनकी ओर देखते हुए कहा। तुम्हारा सपना सुन मुझे तो चिंता हो गई, कहीं मेरी बेटी पर कोई आफत आने वाली ना हो। अरे तुम भी क्या बूढ़ियों सी बातें करने लगी। जानती हो वह चोर कौन था? कौन था वह? आंखें फैला सहमी सी वह बोली। वाह, प्रीति की ओर आंखें कर मुस्कुराकर बोल उठे, वह प्रेम था। पिताजी, प्रीति सिर उठा चीख सी उठी। बेटी तुम यूं घबरा क्यों रही हो? और सुनती हो प्रीति की माँ, मैंने सोचा है कि प्रीति की शादी प्रेम से कर दी जाए, यह उसे बहुत चाहती है। नहीं नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ, मैं उसका मुंह तक देखना नहीं चाहती। अत्यधिक आवेश के कारण उसके होंठ कांप कर रहे हैं। ऐसा क्यों बेटी? धीरे से पिता ने पूछा। वह रात मुझे भूतों के बीच छोड़कर भाग गया। अनजाने में ही प्रीति के मुंह से ये शब्द निकल पड़े, जैसे वह ख्याल ही उसके दिमाग में चक्कर लगा रहा था और उसे मतिभ्रम सा हो रहा था। भूतों के बीच छोड़ गया था तो फिर यहाँ कैसे आई? कृत्रिम आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले। हाँ, मैं यहाँ कैसे आ गई? यह तुम लोग क्या पागलों सी बातें कर रहे हो? प्रीति की माँ जैसे कुछ न समझ प्रीति को पागल सी आंखों से देखती हुई बोली। मित्र ने अपनी उंगली से पिता की बगल में खोदकर आंखों से कुछ इशारा किया। पिता जेब से एक चिट निकाल प्रीति की ओर बढ़ाते बोले, इसे तुम पहचानती हो? यह आपके हाथ कैसे लग गया? ओफ, प्रीति की आंखों के सामने की सारी चीजें जैसे चक्कर में आ गई। कल शाम को एक जगह भेजने के लिए तुम्हारे एक चित्र की जरूरत थी। तुम्हारा चित्राधार अनीता से मंगवाया तो उसमें यह चिट पड़ा मिला। पढ़ा तो चित्र भेजने की बात भूल गया। उसी वक्त अपने इस जिगरी दोस्त को भुला भेजा। इससे राय ली तो यह तय हुआ कि तुम लोगों के प्रेम नाटक में हम भी अपना एक दृश्य जोड़ देखें कि क्या होता है। जो हुआ सो तुम्हें मालूम है। यह मेरे वही मित्र हैं जिन्होंने मोहब्बत के फरिश्ते का अभिनय किया। पागल मजनू स्वयं मैं था। पिताजी, चीख मार मेज पर सिर पटक प्रीति बिलक बिलक कर रो पड़ी। पिता उठकर उसके पास जा उसके बालों में हाथ फेरते स्नेह संजय स्वर में बोले, बेटी, मुझे खुशी होती अगर प्रेम मेरी कसौटी पर सच्चा उतरता, मगर वह तो झूठा था। वक्त पर उसकी कलई खुल गई। नहीं तो न जाने उसका बनावटी प्रेम तुम्हें क्या क्या रंग दिखाता है। बेटी,
खुश हो कि शुरू जवानी में ही तुम्हें एक ऐसा सबक मिल गया। इस सुंदरता और शुरू की जवानी के दिलफरेब खेलों में न जाने कितनी मासूम कलियों को खिलने के पहले ही मसल कर फेंक दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी यूं जवानी के हाथों एक खिलौना बन हमेशा के लिए टूट जाए। प्रीति की माँ, अब तुम इसे संभालो। मैं अपने मित्र को विदा कर दूं, उन्हें देर हो रही है। माँ और अनीता प्रीति की ओर मुस्कुराती हुई बढ़ी। पिता और उनके मित्र मुस्कुराते हुए बाहर निकले।